Good morning. My name is Jeet Verma, and today we will be solving the final examination paper of Data Science, Semester 5. So let's start. जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है टेक अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे. Explain how each CRISP DM phase would be applied to the address to this problem. जो CRISP DM phase है वो उस प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई होता है और include at least one specific task under each phase. हर स्पेसिफिक टास्क है वो ईच फेज के अंदर हमको रखना है. ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्रिस्प डीएम होता क्या है. सबसे पहले क्रिस्प डीएम क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ फॉर डेटा माइनिंग. एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है डेटा माइनिंग के लिए. प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी फॉर सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम. एक तरीका होता है रियल वर्ल्ड जो हम डेटा माइनिंग करते हैं, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके अंदर यूज होता है ये. अब इसमें एक्चुअली 6 फेजेस होते हैं. पहला होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, सेकंड डेटा अंडरस्टैंडिंग, थर्ड डेटा प्रिपरेशन एंड फोर्थ मॉडलिंग, फिफ्थ इवेल्युएशन एंड लास्ट वन इज डिप्लॉयमेंट. We'll explore how each phase apply to the real world challenge. Predicting customer churn for a telecom company where the goal is identifying a customer likely to leave to preventive action can be taken. Okay. So हमने जो 6 फेज होते हैं वो देख लिए. अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर जिसमें हम कह रहे हैं कि एक टेलीकॉम कंपनी है, उसको उसका एक गोल है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो कस्टमर जाने वाले हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे कस्टमर पहले से जाने वाले हैं, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं. तो 6 फेज हमारे पास है क्रिस्प डीएम के और इनकी हेल्प से ही समझेंगे हम. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. अब ये क्या होता है? डिफाइंड ऑब्जेक्टिव सक्सेस क्राइटेरिया कंस्ट्रेंट फॉर. हम हर वो एग्जाम्पल के पीछे बनेंगे, तो हमारा जो एग्जाम्पल था टेलीकॉम चर्न वाला था. तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले की जो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा वो सेट कर लिया. फिर जो सक्सेस क्राइटेरिया क्या है कि अभी सक्सेस क्राइटेरिया कितना है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हम देख लेते हैं. तो अगर हम हमारे एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में बात करें, प्रिडिक्ट विद टेलीकॉम चर्न, प्रिडिक्ट विद 80% ऑफ एक्यूरेसी एंड रिड्यूस चर्न बाय नेक्स्ट 10% क्वार्टर. ये हमने. डेटा अंडरस्टैंडिंग, collect and explore the data set including call history, usage pattern, payment records, complaints and demographics. Identify the quality issue. डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं डेटा सेट और उस डेटा सेट को एक्सप्लोर करते हो. ये चीज़ डेटा सेट के अंदर हो सकती है, तो इससे जो क्वालिटी इशू है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर थर्ड पॉइंट इज डेटा प्रिपरेशन. अब डेटा प्रिपेयर करना मतलब क्लीन करना डेटा, कहीं पे मिसिंग वैल्यू है तो उसको हैंडल करना, इनकोड कैटेगोरिकल वेरिएबल, इंजीनियरिंग फीचर्स ऐड करना ऐसे कि एवरेज कॉल ड्यूरेशन पर वीक. ठीक है, ये स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट्स. नाउ फोर्थ इज मॉडलिंग. अब हमारे पास डेटा है जो क्लीन हो चुका है डेटा प्रिपरेशन से. ठीक है, और हमने उसको दो सेट में डिवाइड भी कर दिया है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में. तो अब हम क्या करेंगे, हम जो डेटा है वो मॉडल को देंगे, तो हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, और इनके हम पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करते जाएंगे धीरे धीरे. और हम फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन कॉल, रिकॉल ये सब कंपेयर कर सकते हैं. अगर वो अच्छा हो मतलब मॉडल ऑब्वियसली अच्छा है, एक्यूरेट है. अब इवेल्युएशन. इवेल्युएशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है, तो वो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है उसको जोड़ता है. कहता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, बिजनेस गोल था, क्या मॉडल उसको मीट कर रहा है, जो हमको चाहिए था, क्या वो चीज़ मीट हो पा रही है. ठीक है, और उसके लिए हम क्या मैट्रिक्स टेस्ट, क्या चीज़ें हम चेक करते हैं. टेस्ट फॉर ओवरफिटिंग. मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट डेटा पे बेकार परफॉर्म कर रहा है. राइट. और इंश्योर हाई वैल्यू कस्टमर आर प्रिडिक्टेड करेक्टली. जो कस्टमर हाई वैल्यू है वो करेक्टली प्रिडिक्ट होने चाहिए. एंड एट लास्ट जो मेन चीज़ होती है, हम डिप्लॉय कर देंगे उस मॉडल को हम CRM डैशबोर्ड के साथ
इंटीग्रेट कर देंगे एंड सेटअप ऑटोमेटिक रिपोर्ट, ट्रेन स्टाफ यूजिंग प्रिडिक्शन मॉनिटर एंड ऑनगोइंग परफॉर्मेंस। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा फाउंडेशंस हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्वांटिटेटिव कैटेगोरिकल डेटा। ये वाला पार्ट था वो विद रियल लाइफ एग्जांपल्स टू। तो हमारे पास चार तरह के डेटा टाइप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज एंड प्री डिफाइंड फॉर्मेट विद रोज एंड कॉलम। ऐसा डेटा जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, जैसे कि एसक्यूएल में हम टेबल लिखते हैं ना, उसी तरीके का फॉर्मेट होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का। अब इसके एग्जांपल जैसे कि बैंक के ट्रांजैक्शन है, अगर बैंक को उसके ट्रांजैक्शन शो करने हैं तो एक टेबल बना दे, अकाउंट नंबर, अमाउंट और डेट। तो ट्रांजैक्शन बता सकती, वो बैंक है वो ट्रांजैक्शन बता सकता है कि ये अकाउंट नंबर से इतनी डेट पर इतना अमाउंट या डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है। सेम विद स्टूडेंट डेटाबेस को बना सकते हैं अपन, उसमें रोल नंबर नेम मार्क्स हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे। नाम से पता चल रहा है कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है मतलब एक ही जो डेटा सेट है उसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे कि उसमें वीडियो भी हो गई, उसमें फोटोज भी हो गए, उसमें टेक्स्ट फाइल भी हो गई, उसमें बहुत सारी फाइल हो गई, ठीक है। अब हम जो हमारे दो बचे हुए हैं डेटा उनकी तरफ देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल। क्वांटिटेटिव नाम से क्या लग रहा है कि न्यूमेरिक डेटा, ये न्यूमेरिक डेटा है, इसको क्या, ये न्यूमेरिक डेटा है। जैसे कि मिल्क होता है, अब हम लीटर्स में लेते हैं उसको, ठीक है। और इसमें भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, स्टूडेंट एज वेट स्कोर हो गया, या कोई पोस्ट किया हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो उसके ऊपर लाइक्स हो गए, मंथली इनकम कितनी है, जो डेटा हम मोस्टली नंबर से ही बताते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास है कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल नाम से पता चल रहा है हम डेटा को कैटेगोरीज में बांट रहे हैं, डेटा को हम कैटेगोरीज में बांट रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ए बी ओ, तो हमने जितने भी लोग थे जिनका ब्लड ग्रुप था ये, उनको हमने कैटेगोरीज में बांट दिया। जैसे कि कस्टमर फीडबैक हो गया, गुड एवरेज पुअर, पेमेंट मेथड हो गई यूपीआई कैश और कार्ड। और अगर हम इनको लाइक एक टेबल बना के देखें इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ, तो स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्टोरेज कैसी होती है इसके अंदर, रोज एंड कॉलम्स में होती है, बैंक रिकॉर्ड अटेंडेंस के लिए यूज होता है। अनस्ट्रक्चर्ड फ्री फ्रॉम, कोई स्कीमा होता नहीं इसका जैसा स्ट्रक्चर्ड में होता है। बहुत सारे फॉर्मेट्स में जो डेटा है वो सेव हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, इमेज। क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल मेजर, मतलब न्यूमेरिक डेटा ही सेव कर रहे हो, स्टोरेज क्या नंबर्स में स्टोर कर रहे हो तुम, इनकम एज टेम्परेचर वेट, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल केस में क्या है, जैसे कि लेबल में बांट रहे हैं हम उसको, कैटेगरीज में बांट रहे हैं, तो वर्ड्स और कोड्स में बांट दो आप उस चीज़ को, जैसे जेंडर और रेटिंग लेवल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, demonstrate the algorithm that uses Bayes theorem that solve the small example where the prior probabilities and likelihood are given। तो मोस्टली इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ओके। बेस थ्योरम प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक वे टू अपडेट अ प्रोबेबिलिटी आफ्टर रिसीविंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन। एक बहुत सिस्टमैटिक वे होता है प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने का जब हमको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो उस चीज़ को कंबाइन करता है प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड और टोटल एविडेंस प्रोबेबिलिटी के बेस पर, फिर वो आंसर करता है। तो हमने एक हमारा क्वेश्चन ले लिया, जो कि अ डिसीज अफेक्ट 3% ऑफ पॉपुलेशन, एक डिसीज 3% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। अ टेस्ट इज 90% एक्यूरेट ऑफ डिसीज इंडिविजुअल, एक टेस्ट है जो 90% एक्यूरेट है जिन लोगों को डिसीज है, और जो फॉल्स पॉजिटिव वो 5% है। 5% की आई ऐसी रिपोर्ट आई कि उनको डिसीज है पर वो एक्चुअली में हेल्दी थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जिनको डिसीज एक्चुअली होगी, what's the probability of someone actually has the disease after testing positive, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, हमको पीडी गिवन है जो कि प्रायर है, हमको पीडी गिवन है जो कि ट्रू पॉजिटिव दिया है, फॉल्स पॉजिटिव दिया है।
ठीक है, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो फॉर्मूला है उसमें रखा, सबसे पहले पी प्लस निकाला, ऊपर वाला उसका फॉर्मूला अलग होता है, फिर हमने बेस थ्योरम में उसको अप्लाई कर दिया, पी से डिवाइड कर दिया। हमने पहले ऊपर वाला पार्ट निकाला, फिर उसको पी से डिवाइड कर दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो डिस्पाइट द टेस्ट एक्यूरेसी, द डिसीज रेरिटी एंड द फॉल्स पॉजिटिव रेट मीन, only 35.76% of positive tests indicate actual disease. This demonstrates why the Bayes theorem is crucial and diagnostics spam filter decision making systems. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि क्या है? कंपेयर बायनोमियल नॉर्मल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सारे डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल, पॉइसंस एंड नॉर्मल। ओके, आ रही है आवाज। हम ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंपेयर करना है, ठीक है? इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स विथ आउटकम्स, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल या आउटकम के साथ, जैसे कि या फिर सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। प्रोबेबिलिटी रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द इंडिपेंडेंट ट्रायल, जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, कितने भी ट्रायल, मतलब कि कितने भी ट्रायल कर लो आप, उस पर डिपेंड नहीं करता, तो प्रोबेबिलिटी वो कांस्टेंट ही रहेगी। उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या होगा इसकी? कॉइन टॉस, कॉइन टॉस करते हैं, हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी। भले ही हम 10 कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन है, या तो उसमें हेड आ सकता है या तो उसमें टेल आ सकता है, राइट? और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। काउंट इवेंट्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल एट कांस्टेंट रेट। ओके, नो फिक्स्ड ट्रायल नंबर डिस्क्रीट विद अ मीन वेरिएंस। दिस, इसमें जो मीन की वैल्यू ये थी और वेरिएंस की वैल्यू ये थी। ओके, पर इसमें जो डिस्क्रीट विद मीन्स की वैल्यू वो लैम्डा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की? कस्टमर अराइवल पर मिनट या मिस्टेक्स पर मिनट, जो एक फिक्स्ड इंटरवल का टाइम ले लेता है एवरेज रेट के साथ में। जैसे कि कस्टमर अराइवल पर मिनट, कितने कस्टमर पर मिनट में आ रहे हैं या आ सकते हैं, या मिस्टेक्स पर मिनट, इस पेज में कितनी मिस्टेक हुई है, या मंथली एक्सीडेंट, या मॉडल्स रेयर इवेंट। ठीक है, रेयर इवेंट बताता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक कंटिन्यूस सिमेट्रिकल बेल कर्व बोलते हैं इसको, डिफाइंड बाय मीन यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अराइजेस फ्रॉम द मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट फैक्टर, ये चेंज हो जाता है बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर से, जैसे कि ह्यूमन हाइट्स हो गई, टेस्ट स्कोर हो गए, ब्लड प्रेशर हो गए, सेंट्रल, इसमें नॉर्मल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गई। अब की रिलेशनशिप क्या है? बायनोमियल अप्रोक्सीमेट द पॉइसंस व्हेन n is large and p is small. Okay, both binomial and Poisson approximate normal when their mean is large. ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द डेटा बैंकिंग प्रोसेस। जो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हमने बहुत छोटी बताई है, इसमें बहुत इजी भी है। अब डेटा माइनिंग होता क्या है? हमने जो डेटा माइनिंग वाला पार्ट था उसमें एक चीज़ पढ़ी थी हमने ऊपर के, तो हम उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, नहीं फर्स्ट वन हमने क्रिस्प डीएम में ही देखा था, जो उसके 6 टाइप थे उसके अंदर देखा था हमने जब हम डेटा तैयार कर रहे थे। तो ये उसमें है कि अब जो रॉ डेटा है उसको आप रेडी डेटा में कैसे ट्रांसफर करोगे, मतलब कैसे बनाओगे उसको? ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू क्लीन स्ट्रक्चर्ड यूजेबल फॉर्मेट। डेटा कैसे करोगे इसमें मॉडल यूज कर सकें? सबसे पहले तो आपको डेटा कलेक्ट करना है, जहाँ से भी आप कलेक्ट करो, या डेटाबेस से करो, या सीएसवी फाइल्स के थ्रू करो, या वेब एप्लीकेशन के थ्रू करो, या सेंसर के थ्रू करो। ओके, फिर आपको डेटा एक्सप्लोर करना है, डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, कहीं पे वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। ठीक, डेटा क्लीन करना है, कहीं पे डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव कर दो, कहीं पे एरर है तो उसको करेक्ट कर दो, मिसिंग वैल्यू हैंडल कर लो। ओके, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डेटा को, नॉर्मलाइज, इनकोड कैटेगरीज, स्केल, वैल्यू, क्रिएट फीचर्स, फीचर क्रिएट करो, फिर डेटा इंटीग्रेशन करो,
कंबाइन मल्टीपल सोर्सेज इनटू यूनिफाइड डेटा सेट, एक यूनिफाइड डेटा सेट बनाना है, मतलब जो एक अच्छा डेटा सेट हो जाए, फिर उसके बाद में तो इनकंसिस्टेंसी दिखे वो नहीं दिखी है, दिखे डेटा इंटीग्रेशन के बाद में, फिर डेटा वैलिडेशन करो, वापस से एक बार चेक करो कि इसमें एक्यूरेसी आ रही है, कंसिस्टेंसी आ रही है, वो सारी चीज़ें। और हम देखते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या आ सकती है। एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, तो उसमें रॉ डेटा इश्यूज कैसे आ सकते हैं, जैसे कि कस्टमर का एड्रेस गलत हो गया, या उसने एड्रेस गलत डाला, डेट फॉर्मेट है वो गलत है, या डुप्लीकेट ऑर्डर आ गया, फिर इनकंसिस्टेंट पेमेंट लेवल्स आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो डुप्लीकेट एंट्री है उनको रिमूव कर दो, जो मिसिंग एड्रेस है उनको फिल करो हिस्ट्री यूज करके, कि पिछली बार यहाँ आया था इसका एड्रेस, तो अब यही भेजना, अगर वो एड्रेस वहाँ पे नहीं बता रहा है तो। स्टैंडर्ड डेट और टाइम फॉर्मेट यूज करो। पेमेंट जो मोड है उनको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि यूपीआई, कैश या कार्ड, तो इसमें अपने को एक क्लीन डेटा मिलेगा और हम उसको यूज कर सकते हैं बाद में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, फीचर इंजीनियरिंग, तब ये क्या होता है फीचर इंजीनियरिंग, स्टेटिस्टिकल मेजर्स क्या है। तो 4 फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक होती है हमारे पास, 2 कैटेगरी के लिए बनानी है और 2 नॉन कैटेगरी के लिए बनानी है ऐसी, ठीक है। पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। स्केल कंटिन्यूस वैल्यू 0 to 1, 0 to 1 में वैल्यू कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, मान लो किसी की 2 लोग हैं, उनकी हाइट कंपेयर करनी है हमको, पर एक हाइट सेंटीमीटर में बता रहे हैं और एक मीटर में बता रहे हैं, तो अगर ऐसा बहुत सारा डेटा हम मॉडल को दे देंगे, तो वो ये थोड़ी ना देखेगा कि इतने सेंटीमीटर मीटर में है, तो ये देख रहा है इसकी वैल्यू 150 है, तो वो तो उसको बहुत लंबा मानेगा ना मॉडल, तो ऐसा हमको एक्यूरेट क्या, बेकार आंसर मिलेंगे उससे। ओके, वहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग, ये कैटेगोरिकल वाला है, ठीक है, ये कंटिन्यूस वाला है नॉन कैटेगोरिकल, और एक कैटेगोरिकल वाला है। तो ये रहा हमारे पास एक्सप्लेन एनी 4 कॉमन फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक फॉर कंटिन्यूस एंड कैटेगोरिकल डेटा। ओके, तो उसका है ये कैटेगरी से कंटिन्यूस वाला, ठीक है। अब बाइनिंग, ये वैल्यूज इनटू इंटरवल, अब जैसे कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, क्योंकि अगर हम एग्जांपल में देखें एजेस ग्रुप के, तो 0 से लेकर मतलब 90 तक के हैं, तो अगर हम उसको इंटरवल्स में कर दें, तो उससे पहले बात तो नॉइस रिड्यूस होगी, तो फालतू की चीजें वो नहीं सीखेगा मॉडल, है ना, और एक पैटर्न मिल जाएगा मॉडल को सीखने के लिए। ये 0 से 18 की एज का है, 19 से 40 है, 41 से 60, ये 61 से 80, ये 81 से लेके फिर प्लस जहाँ तक भी जा रहा है, तो उसको एक सीखने को मिल जाएगा। वन हॉट इनकोडिंग क्या होता है, वन हॉट इनकोडिंग ये होता है कि जो कैटेगरीज है ना उनको हम बाइनरी कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन, ये हमको 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, तो हम रेड को हमने क्या लिखा 100, ब्लू को हम क्या लिख रहे हैं 010, एंड ग्रीन को क्या लिख रहे हैं हम 001, ठीक है। और हम अब आएगा फीचर क्रिएशन, generate new useful attribute from existing ones to improve model performance। फीचर क्रिएशन क्या होता है, जो न्यू यूजफुल एट्रीब्यूट निकाल लेता है किसी एग्जिस्टिंग वन से, मतलब सिर्फ जो जिनकी नीड है ना सिर्फ वही रहेगा, बाकी दूसरे की नीड की जरूरत नहीं है, इससे मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। हम स्टेटिस्टिकल, हमको एक डेटा सेट दिया हुआ है, हमको वहाँ कहा है उसका कि हमको मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मीन एवरेज निकाल लो सबका, मीडियन इसको सॉर्ट कर लो, और फिर जो इसकी सबसे मिडिल वाली वैल्यू आएगी वो मीडियन हो जाएगी। मोड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो 12 और 15 हो रहे हैं, उससे स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया नॉर्मल सा, कुछ ऐसा कठिन है नहीं, कोई इसमें भी बता देता हूँ। ये ओके, वेयर इज इट, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे की है। और आई थिंक मैं इम्पिटेशन वाला पार्ट बताना भूल गया था, तो ये रहा एरर और आर्टिफैक्ट, जो थर्ड वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब एरर क्या होता है, जो इनकरेक्ट और इनवैलिड डेटा वैल्यूज होती है,
जो ह्यूमन के द्वारा कॉस्ट की जाती है, मतलब हमें उसको क्रिएट करते हैं, जैसे कि नेगेटिव में ही डाल दी, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो सब। आर्टिफैक्ट क्या होता है? अननेचुरल मिसलीडिंग पैटर्न होते हैं जो कि डेटा कलेक्शन के टाइम पे लिए जाते हैं, जैसे कि सडन सेंसर स्पाइक, एकदम से सेंसर की जो वैल्यूज उनमें स्पाइक आ गई, या दो डुप्लीकेट रो जनरेट हो गई। तो अब दो इम्प्यूटेशन टेक्निक बतानी है अपने को। अब वो क्या होती है? होता है मीन इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मतलब डेटा हैंडलिंग ऑफ डेटा विथ मिसिंग वैल्यू। ठीक है, कहाँ पे वैल्यू मिसिंग हो तो वहाँ पे पुट कैसे कर रहे हो वैल्यू। तो अब न्यूमेरिक डेटा देखो, ये न्यूमेरिक डेटा के लिए यूज होता है कि आप एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो और उसकी जगह पे रख दो। मोड में भी सेम ही है। मोड कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है, पर जो वैल्यू मिसिंग है उसको फिल कर दो, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंट वैल्यू, उससे मिसिंग कर दो, उससे उसको डाल दो, आप फिल कर दो। ओके, नाउ अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, ओके, सो वी हैव पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक क्या होता है? जो पैरामेट्रिक मॉडल या नॉन पैरामेट्रिक मॉडल में क्या फर्क है? पैरामेट्रिक होता है उसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, पैरामीटर भी लिमिटेड होते हैं। और वो ट्रेनिंग कैसी फास्ट करता है, ट्रेनिंग फास्ट करता है। एग्जांपल क्या है इसके? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बायस। और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखता है, जिसके पैरामीटर और डेटा के साथ ग्रो करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर लिमिटेड होते हैं, डेटा के साथ ग्रो करते हैं पैरामीटर्स। और ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी समझ जाते हैं, जैसे कि केएनएन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, जो पैरामीटर होते हैं ओनली सुपरवाइज डेटा पे काम करते हैं, और नॉन पैरामीटर अनसुपरवाइज डेटा पे काम करते हैं। अब वो क्या हुआ वो बताता हूँ। जो सुपरवाइज्ड डेटा है वो क्या होता है? जो जिस डेटा के पास लेबल होता है, यूजेस सुपरवाइज यूजेस लेबल डेटा फॉर प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन, स्पैम डिटेक्शन या प्रिडिक्शन फॉर डिटेक्शन। मतलब डेटा के साथ लेबल है, पर अनसुपरवाइज कोई लेबल नहीं है। कस्टमर के नाम है या क्लस्टरिंग न्यूज आर्टिकल्स हैं, वो सब है, कोई लेबल डेटा नहीं है। अब जब डेटा बल्क में होता है ना, मोस्टली अनसुपरवाइज्ड होता है, तो अब उस डेटा से हम मोस्टली पैटर्न ढूंढते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न हमको मिल जाते हैं किसके हेल्प से? नॉन पैरामेट्रिक से। अनसुपरवाइज को हम कैटेगोरीज में बांटते हैं। हम क्लस्टरिंग वाली चीज हम बाद में देखेंगे, अभी बस इतना देखते हैं। अनसुपरवाइज्ड विदाउट लेबल का डेटा होता है, और सुपरवाइज्ड लेबल का डेटा होता है। अब टेक्स्ट माइनिंग देखते हैं हम क्या होता है और इसकी क्या क्या चीजें हैं। कंसिडर अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स विद दिस नंबर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये नंबर्स हैं। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ओवरऑल करेक्टनेस जो होती है मॉडल की, वो निकालने के लिए। ठीक है, प्रिसीजन क्या करता है? प्रिडिक्टेड पॉजिटिव डेटा करेक्ट। प्रिसीजन का मतलब होता है प्रिडिक्टेड पॉजिटिव डेटा करेक्ट, जितना आपने पॉजिटिव बताया वो कितने करेक्ट है। रिकॉल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पॉजिटिव फाउंड, मतलब कितने एक्चुअल पॉजिटिव फाउंड हुए हैं। ठीक है, और F1 स्कोर क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का। अब कब यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। एक्यूरेसी फॉर बैलेंस क्लासेस। ओके, प्रिसीजन when the false positive are costly, recall when the missing positive is costly, F1 score when both matter equally। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, के मीन। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम पीडीएफ में से देख लेंगे। तो वी हैव पीडीएफ हियर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाउ आर मिसिंग वैल्यूज हैंडल्ड। जब हमारे पास डेटा में मिसिंग वैल्यू होती है तो हम उस डेटा सेट में गैप क्रिएट हो जाती है, तो हम उस, और वो चीज़ मॉडल की एक्यूरेसी पे भी रिफ्लेक्ट करती है, तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? हमारे पास मेथड्स होती हैं हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, हम वो देख लेते हैं। अब डिलीशन मेथड क्या होती है? जहाँ पर डेटा मिसिंग है उस रो या कॉलम को डिलीट कर दो।
जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा होता है तो वो एक लाइन इतने मैटर नहीं करती, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वो डेटा सेट जब भी होता है डेटा सेट लार्ज होता है। ठीक है, और मिसिंग डेटा इज स्मॉल, जब मिसिंग डेटा स्मॉल होता है और डेटा सेट लार्ज होता है। अब इम्पुटेशन मेथड क्या होता है कि जो मिसिंग वैल्यू उनको किसी एस्टिमेटेड वैल्यू से रिप्लेस कर दो। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, जैसे कि मीन, मीडियन, मीन से रिप्लेस कर दिया या मोड से रिप्लेस कर दिया। मीन से करेंगे तो मीन मीडियन से मतलब न्यूमेरिक डेटा होगा, मोड से करेंगे मतलब कैटेगोरिकल डेटा होगा। ठीक है, अब मॉडल बेस्ड इम्पुटेशन, अब मॉडल बेस्ड इम्पुटेशंस भी होते हैं, जैसे कि यूजेस एल्गोरिदम टू प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यू। हम एल्गोरिदम लगाते हैं डेटा सेट के ऊपर जो जो मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब कौन कौन से लगाते हैं, रिग्रेशन, केएनएन, इम्पुटेशन। ओके, सो ये हो गए। और अब आ गया एक्सप्लेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड यूज लॉजिस्टिक फंक्शन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास फॉर गिवन इनपुट। को लॉजिकल रिग्रेशन एक्सप्लेन करना है। अब लॉजिकल रिग्रेशन ओनली क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होती है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इन द सेंस मतलब कि जो डेटा है ना वो हमको उस फॉर्म में दिया होता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में कैसे, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई स्टोर की बात हो रही है या कोई आइटम की बात हो रही है, तो कस्टमर 1 आया, उसने वो आइटम परचेस किया या फिर नहीं किया, ये दो चीज़ हो सकती है, परचेस्ड और नॉट परचेस्ड। कस्टमर 2 आया, उसने परचेस किया है नहीं परचेस किया, उस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, जैसे कि यस नो, स्पैम फिल्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे कि हम लीनियर रिग्रेशन में वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, नंबर प्रिडिक्ट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, इसमें हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में आती है। सबको पता है सिग्मॉइड फंक्शन को कन्वर्ट एनी वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 और 1। सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं तो कोई वैल्यू होगी ना 0 1 के बीच में आ जाती है सिग्मॉइड फंक्शन में। ये रहा हमारे पास से सिग्मॉइड फंक्शन, ये रहा। ठीक है, अब एग्जांपल कैलकुलेशन हमने ये ले ली सिग्मॉइड फंक्शन की, ये हमने z निकाला, हमने पुट किया, तो एक्चुअली जो इनपुट वैल्यू थी एक्स की वो 6 थी। ठीक है, पर हमने जब p निकाला तो वो 0.73 हो गई। मतलब इसका मतलब क्या है, the model predicts 73% probability that inputs belong to the positive class if the threshold is 0.5, the class predicted as positive. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। के मीन्स वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये रहा, आ गया। ओके, explain claiming clustering with step, discuss how initial centroids influence results. Okay, k means and k nearest neighbor practical example. So k mean clustering demonstration का मतलब क्या है, मतलब हम बताएंगे कि हम एल्गोरिदम देख लेते हैं के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम काम कैसे करती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, के चूजेस क्लस्टर, पहले क्लस्टर चूज करो और जो इनिशियल सेंट्रॉइड है, सेट एन इनिशियल सेंट्रॉइड रेंडमली सेट करो और यूजेस के मीन प्लस प्लस, के डैश मीन प्लस प्लस। ओके, फिर क्या करो, असाइन पॉइंट्स, पॉइंट असाइन कर दो, फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालो उनका क्लस्टर से लेके, ईच पॉइंट टू ऑल सेंट्रॉइड, सारे पॉइंट का जितने भी सेंट्रॉइड है ना सबसे डिस्टेंस निकालो। ठीक है, एंड असाइन टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड, अपडेट करो, recalculate the centroid as a mean of assigned points, फिर iterate करो, repeat the assignment and update till until convergence, assignment stabilizes, जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक ये चीज प्रोसेस करते रहो। और हमको क्वेश्चन में ये था डिसीजन ट्री वर्सेस, आगे का क्या था क्वेश्चन, हाउ सेंट्रोइड इन्फ्लुएंस कैसे करता है डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री वर्सेस सिंपल के। तो आई थिंक नीचे वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन गेन। ओके, आई थिंक ये डिफरेंट पार्ट है, वो इतना ज़रूरी नहीं है। अब के मीन्स एंड के नियरेस्ट नेबर प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो क्वेश्चन उसके बाद वाला क्वेश्चन है। तो के मीन डेमोन्स्ट्रेशन क्या किया हमने 6 पॉइंट ले लिए, P1 P2 P3 P4 P5 P6,
हमने क्लस्टर बना दिया 2 का, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने एक C2 पॉइंट ले लिया, C1 और C2 जो कि हमारे 2 क्लस्टर से। हमने P1 से लेके C1 का डिस्टेंस निकाला और P1 से C2 का निकाला, ठीक है। इन सब से हमने निकाला डिस्टेंस। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि P1 और C1 का 0 है, P2 और C1 का 2 है, P3 और C1 का 2 है, P4 और C1 का 9 है, P5 और C1 का 9.22 है और P6 और C1 का 9.22 है। अगेन सेम हम C2 के साथ करेंगे तो इसका 9.22 9.22 022। कि तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हम 2 क्लस्टर्स में बढ़ रही चीजें, 2 क्लस्टर्स में चीजें बढ़ रही हैं। कौन कौन से? P1 P2 P3 एंड P4 P5 P6। एक जो ग्रुप है जिसमें क्या हो गया, 0 to 2 वाली वैल्यूज आ गई। एक ग्रुप वो हो गया इसमें 9 9.22 9.22 वाली वैल्यू आ गई। तो ये 2 क्लस्टर हमने रिकम्प्यूट किए हैं। ओके, सिंस द सेंट्रोइड डिड नॉट चेंज, सेंट्रोइड चेंज नहीं हुए, तो ये एल्गोरिथम कन्वर्ज्ड हो जाएगा। मतलब जो फाइनल क्लस्टर्स है वो हमारे यही 2 रहेंगे। ओके, अब हम के नियरेस्ट नेबर वाली चीज देख लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कैसे, जैसे कि हमारे पास एक T1 डेटा है जिसपे लेवल A का है, T2 डेटा पे लेवल A का है, T3 पे B का है, T4 पे B का है, T5 पे B का है, ठीक है। और हमने निकाला क्लासीफाई द न्यू पॉइंट बेस्ड ऑन k इक्वल्स टू 3। और जो टेस्ट पॉइंट है हमारा x, हमने बोला कि k नियरेस्ट, मतलब हम 3 नेबर चेक करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो हमने सारे, सबसे पहले तो सारे से चेक किए। फिर हमने देखे 3 सबसे पास वाले कौन से हैं, जो कि ये हैं, तीनों हैं, T1 T2 और T3। तो इसमें से क्या देख रहे हैं हम? इसमें से हम देख रहे हैं कि T2 T3 और T है, T1 T2 T1 T2 T3। तो T3 हमारा B है, बाकी T2 और T1 A है। तो अब A ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि X पॉइंट A के पास होगा, ठीक है। अब हम करते हैं कंपेयरिंग इन सैम्पल मेथड, मेथड कंपेयर करनी है अपने को। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, जो कि 8th वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमको मतलब जो इनके एल्गोरिथम है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपेयर करनी है। स्ट्रेंथ क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, इजी टू अंडरस्टैंड है, वर्क्स विद न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा, दोनों के साथ में काम करता है, दोनों टाइप के डेटा के साथ। नो फीचर स्केलिंग रिक्वायर्ड, फास्ट ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शन। वीकनेस क्या है? डेटा इजीली ओवरफिट हो जाता है, स्मॉल चेंजेस, अगर हम छोटे चेंज करते हैं तो बड़े चेंज हो जाते हैं चीज स्ट्रक्चर में। कहीं कहीं पे एक्यूरेट भी नहीं होता, कहीं कहीं पे नॉट वेरी एक्यूरेट कंपेयर टू अदर मेथड्स। अब रैंडम फॉरेस्ट की तरफ आते हैं। अब इससे ना ओवरफिटिंग रिड्यूस होती है, क्योंकि हम बहुत सारे ट्री डाल देते हैं। ओवरफिटिंग रिड्यूस करना मतलब इसमें ट्री डाल दो रैंडम फॉरेस्ट में। डिसीजन ट्री को मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ओवरफिट होता है, तो अगर उस चीज को रिड्यूस करना है तो उसको और कॉम्प्लेक्स बना दो उसमें और ट्रीज डाल के, ठीक है। अब ये क्या होता है, मोर स्टेबल एंड एक्यूरेट देन सिंगल ट्री, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू एंड नॉइज बेटर, वर्क्स वेल विद बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क, less interpretable than single tree, slower than single decision tree, require more money. Boosting, boosting क्या होता है? High, very high accuracy, often top performing machine learning competitions. Focus on correcting mistakes in previous model. Works well with imbalanced data के साथ अच्छा काम करता है. More sensitive to noise and outliers. Training is generally slower और ये ट्यून करने में भी हार्ड होता है, जो हम बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि इसमें वही चीज़ दी हुई है जो यहाँ पे है। डिसीजन ट्री के सिंगल मॉडल, मैनी मॉडल, सिक्वेंशियल मॉडल होता है, इजी फास्ट होता है, स्टेबल एक्यूरेट होता है, बेस्ट मॉडल होता है, ओवरफिट कर जाता है, लेस इंटरप्रेटेबल होता है, स्लोअर सेंसिटिव होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें अपने को एंड और एक्सऑर गेट की बात की गई है कि जो बेसिक लॉजिक गेट्स सिंगल न्यूरल नेटवर्क बना के बताओ।
तो इस तरीके से बनता है, एंड गेट के साथ, और गेट के साथ, एंड नॉट गेट के साथ। अब सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क और perceptron can be configured to act as a basic logic gates using weighted sums and activation function. Output is determined by the whether the weighted sum of inputs exceed a defined bias. The general perceptron model calculates the output equals to activation W1 x1 plus W2 x2 plus P. ठीक है, एंड गेट ये रहा, इनपुट क्या है x1 x2, वैल्यू रखी, एक्टिवेशन फंक्शन डाला, स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन, आउटपुट 1 आ गया उसका। सेम इसमें क्या, इसमें आउटपुट 1 आ गया, पर इसमें ऐसा आया अगर x 0 होंगे और x 1 होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा, मतलब ठीक है। पर XOR के साथ करेंगे तो हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसके साथ में, मल्टी लेयर न्यूट्रॉन ही हमारे को एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देगा XOR गेट के साथ में। तो इसमें आप देख लो, हमने एंड के साथ एक सिंगल न्यूरॉन यूज किया है, स्टेप थ्रेशोल्ड मतलब निकल गया हमारा, बैक प्रोपोगेशन नीडेड नहीं था, तीनों में नहीं था, तीनों में सेम सेम चीज़ है। एक्सऑर की बात करें हम तो सिंगल लेयर में पॉसिबल नहीं था, एक्टिवेशन फंक्शन वाला पार्ट जो हमने लगाया था वो एप्लीकेबल नहीं है इसमें, और इसमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क लगेगा। अब इंफॉर्मेशन गेन फाइंडिंग अ बेस्ट स्प्लिट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो ये टेबल है हमारे पास, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा, ये डेटा सेट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको बेस्ट स्प्लिट निकालना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन इज अ की मेट्रिक ऑफ decision tree algorithm measuring the reduction in entropy after splitting a dataset based on attribute. It helps determine the most effective feature to split data at each node. For our sample dataset of records, ये हमारे पास सेंटर सैंपल डेटा सेट है 14 रिकॉर्ड्स के अंदर, 9 ईयर्स से और 5 नो है हमारे पास, बेस एंट्रोपी के अंदर 0.94 आता है, ठीक है। इसके सबसे आसपास वाली वैल्यू होगी उसको मान लेंगे। जब सेम चीज़ हम इंफॉर्मेशन एज की निकालते हैं तो इसकी जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड लो रिडक्शन अनसर्टेनिटी, तो ये नहीं हो सकता, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर है, ये PDF में है इसकी कैलकुलेशन, ये रही। स्टेप 1 हमने यहाँ पे एंट्रोपी निकाली, और एज में हम ये टेबल बनेगी, इनकम में ये टेबल बनेगी, स्टूडेंट में ये टेबल बनेगी, यस नो को क्रेडिट में ये टेबल बनेगी। एज की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा हम नहीं सबको प्लस कर देंगे वेटेड निकाल के, यस नो एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करके, कि अलग अलग हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू कितनी आएगी 0.05। तो हम बेस एंट्रोपी से जो एंट्रोपी आएगी वेटेड एंट्रोपी उसको माइनस करेंगे, तो सेम विद इनकम, सेम विद स्टूडेंट, एंड सेम विद क्रेडिट रेटिंग। अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट है हम उसको चुनेंगे, जो कि ये स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है हमारा वो बेस्ट स्प्लिट है इस क्वेश्चन के लिए। हम जिनी इंडेक्स आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमल स्प्लिट, हमको ऑप्टिमल स्प्लिट निकालना है। बेस जिनी इंडेक्स हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। एज की वैल्यू हम बात करें यूथ, मिडिल और सीनियर की, तो उनकी वैल्यू ये रही, इन सब का मीन निकालो, ये आएगा। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा 0.031, सेम 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 हम सब में करेंगे। उसके बाद हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, हम वापस से स्टूडेंट ही आएगी बेस्ट स्प्लिट, क्योंकि उसका जो गेन है ना वो अभी भी सबसे ज्यादा ही है। with Gini index gain 0.0145, the student attribute provide the largest reduction in impurity, making the optimal choice for the first split in decision tree। और डिसीजन ट्री हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होगा कंप्लीट। रूट नोड स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट यस बोलता है तो यस आ गया, ठीक है। अगर नो बोलता है तो इनकम पे जाएंगे, फिर क्रेडिट रेटिंग पे जाएंगे, फिर एज पे जाएंगे, ओके। कंपेयरिंग डिसीजन ट्री रूल्स इंफॉर्मेशन गेन वर्सेस जिनी इंडेक्स, अगर हम कंपेयर करें उसको तो हमारे पास इस तरीके जो क्लासिफिकेशन है वो बन के आएगा।
Our sample dataset, both information gain and Gini index matrix, leads to the construction of identical decision trees. This is because the student attribute consistency emerged as an optimal feature for the initial split, and subsequent split also aligned across both methods, resulting in the same classification rule. Below the below are the common final classification rules derived from decisive tree. सब ट्री से ही निकले और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर फर्स्ट उसकी बात करें, अगर स्टूडेंट यस बोलता है और एज यूज है तो यस, अगर एज है तो यस, स्टूडेंट नो बोलता है इनकम हाँ है तो फिर नो। इसी तरीके से तो कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से आएगा। थैंक यू।